हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल अभिषेक। सो जैसा कि आपको पता होगा कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी के छोटे छोटे सेशंस कर रहे हैं। पिछले बार हम लोगों ने लैंड फॉर्म 3 चैप्टर 1 घंटे में डिस्कस किया था। आज हम एक एटमॉस्फेयर का जो चैप्टर है कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इस चैप्टर को 10 से 15 मिनट्स में पूरा चैप्टर ही देख लेंगे। ठीक है, 10 मिनट्स के अंदर ही हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं जहाँ पर आपको जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड रेलिवेंट कंटेंट होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा हम करवाते हैं। ये सारे लेक्चर्स आपके सभी डिफेंस एग्जाम CA PFC EDS NDA FCAT ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। यहाँ तक कि स्टेट PCS और अगर UPSC CSE की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये यूज़फुल होगा। ठीक है, देखिए एटमॉस्फेयर में पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ पर ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर से अगर हम स्टार्ट करते हैं, उनके दोनों थ्योरीज, गैसियस डिस्चार्ज और गैसियस कोरोना वाली थ्योरी, उसके बाद स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, बहुत कुछ पढ़ने लायक है। लेकिन जितनी चीज़ें एनसीईआरटी में दी है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हमारा फुल फ्लेज लेक्चर होगा तो वहाँ पर हम जो सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, और थोड़ा सा डिटेल सारी चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करवा देंगे। आप अपने बुक में मार्क कर सकते हैं या फिर चीज़ों को ऐड करते हुए चल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक बात को समझें कि एयर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास, ये आपको पता होगा। लेकिन आपको ये बात जाननी है कि 99% ऑफ द टोटल मास जो एटमॉस्फेयर का 99% है वो सिर्फ आपको 32 किलोमीटर्स तक ही मिल जाता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, ये अगर सरफेस है तो अगर आप इससे 32 किलोमीटर्स तक ही जाते हैं तो आपको 99% ऑफ द मास जो है, या 99% ऑफ द जो एटमॉस्फेयर है वो आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि 120 किलोमीटर्स की अगर आप हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा नेग्लिजिबल देखने के लिए मिलती है। यानी कि अगर 120 किलोमीटर से अगर आप नीचे 120 किलोमीटर से अगर आप नीचे तक रहते हैं तो आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है। उसी प्रकार से 90 किलोमीटर्स तक आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर देखने के लिए मिलता है। तो ये दो बातें आप नोट कर लेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है, ये पहला स्टार मार्क होगा इस चैप्टर का, कि आपको ये टेबल पता होना चाहिए। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद आर्गन आता है। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रहने वाला है। तो आपको ये बात पूरी तरह से ध्यान रहनी चाहिए दैट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आपका आर्गन होना चाहिए, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये सारे उतना नहीं भी पता तो चलेगा, बट आप ध्यान रख सकते हैं नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन और हाइड्रोजन। परसेंटेज नॉट रिक्वायर्ड, फार्मूलाज भी उतनी रिक्वायर्ड नहीं है। क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी होगी और चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि अगर ऑप्शन बेस भी आता है तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं गैसेस पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, ये ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, तो इसको और डिटेल से डिस्कस करूंगा कि किस तरह से एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हुआ है। उसके सारे पॉसिलेट्स को डिस्कस करूंगा, तब आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से जो मिक्सचर ऑफ गैसेस का कॉम्पोजिशन है वो आता है। ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं गैसेस। तो गैसेस में देखिए, सबसे पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड ही आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मीटरोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मीटरोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। डिटेल आपको आगे मिलेगा। जैसे देखिए, अगर ये आपका मान लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका अर्थ का सरफेस हो गया, ये आपका अर्थ का सरफेस हो गया। ठीक है, ये आपका अर्थ का सरफेस है। अब लेट से यहाँ से आपके जो है, यहाँ से आपका सनलाइट आ रहा है। ठीक है, सनलाइट जब आता है, कोई भी हॉट बॉडी से कोई भी चीज़ निकलती है, लेट से ये कर हॉट बॉडी है, इससे अगर हीट रिलीज़ हो रहा है ना, तो ये शॉर्ट वेव लेंथ में होता है। जब एक कोल्डर ऑब्जेक्ट से रिलीज़ होती है वही हीट, तो वो किस में रिलीज़ होता है? वो बड़े वेव्स में, यानी कि लॉन्ग वेव्स में वो रिलीज़ होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि अगर जो आता है सनलाइट आपका, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उसके लिए कोई भी किसी भी तरह का बैरियर का काम नहीं करता, वो उसे इजीली पास होने देता है। द रीज़न इज़ शॉर्ट वेवलेंथ। लेकिन जब हीट, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है अर्थ का, वो जब रिलीज़ होता है तो वो बड़े वेव्स में रिलीज़ होता है, और उसके बड़े वेव्स में रिलीज़ होने के कारण वो यहीं पर इसको क्या करता है? ट्रैप करता है। और इसकी वजह से जो ये पूरा यहाँ पर जो है वो हीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये ट्रैप कर लेता है हीट को।
तो इस कारण से यहाँ पर आपको हीट देखने के लिए मिलता है। यही इफेक्ट को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस में भी सिंपली एक ग्लास का आपका हाउस होता है, वो भी सेम वही काम करता है। शॉर्ट वेवलेंथ जो रेज आते हैं अर्थ से, सन से, उनको वो ट्रांसपेरेंट होता है उनके लिए, और जब वो वापस जाते रहते हैं तो उनके लिए वो ओपेक हो जाता है। द रीज़न इज़ हाई और द लॉन्ग वेवलेंथ। तो लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से वो उसको नहीं जाने देता, जिसके कारण जो है वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, यही बातें आपकी यहाँ पर दी गई है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने आता है ओजोन। ओजोन देखिए सबसे पहले लेयरिंग, ये CDS में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपने दिया है CDS 2020 का तो आपको पता होना चाहिए कि द ओजोन इज प्रेजेंट बिटवीन 10 to 15 किलोमीटर्स, 10 to 50 किलोमीटर्स के बीच में आपका ओजोन जो है उसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। ओजोन का इंपॉर्टेंस अल्ट्रा वायलेट रेज से होता है, बिकॉज अगर अल्ट्रा वायलेट रेज आपके स्किन पे डायरेक्ट पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट करती है, स्किन कैंसर जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। इसी कारण से इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को या हार्मफुल रेज को ओजोन जो है वो ऑब्जर्व करता है। वो किस तरह से ऑब्जर्व करता है और ओजोन का कैसे फॉर्मेशन होता है वो हम डिटेल्ड हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम NCERT तक रिस्ट्रिक्टेड है। इसके बाद हम वाटर वेपर की बात करते हैं। वाटर वेपर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वाटर वेपर का में आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता। द रीज़न इज़ दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तरह से देखने के लिए मिलता है, बट सिमिलर नहीं देखने के लिए मिलता, क्योंकि ये दोनों काम करता है। आपको जो ऊपर से रेज आती हैं उनको भी ऑब्जॉर्व करता है, और जो बाहर जाती है उनको भी। तो इसी कारण से ये ड्यूल नेचर आपको शो करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात दी गई है कि डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड, ये इट डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि आपका जो सरफेस होगा वहाँ पर वाटर वेपर्स का प्रेजेंस ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वहाँ पर आपको वाटर वेपर्स की प्रेजेंस जो है वो कम मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप वार्म और वेट एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर आपको वाटर वेपर्स की प्रेजेंस ज़्यादा मिलती है और कोल्ड की तुलना में। रीज़न है ह्यूमिडिटी, सिंपल सा रीज़न है ह्यूमिडिटी। अगर आप डेजर्ट और पोलर रीजन्स में जाते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस बहुत ही कम होती है, इसी कारण से आपको लेस वाटर वेपर वहाँ देखने के लिए मिलता है। वार्म एरिया में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। डाटा दिया हुआ है यहाँ पर 4%, 1%, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ थोड़ी सी बात याद रहनी चाहिए कि वाटर वेपर सरफेस से आप ऊपर जा रहे हैं तो वाटर वेपर का लेवल जो है डिक्रीज करता है। दैट इज वाटर वेपर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ऑल्टीट्यूड। ठीक है, और दूसरा कि जो टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर उसका वाटर वेपर का प्रेजेंस ज़्यादा होगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं वाटर वेपर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं वाटर वेपर के केस में। एक लास्ट बात आपको ध्यान रखनी होगी कि वाटर वेपर जो है स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी में एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, जहाँ पर कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं। देखिए डस्ट पार्टिकल्स बहुत ही तरह के होते हैं। आप देखेंगे सी सॉल्ट इज बिंग देयर, फाइन सॉल्ट, स्मोक, सूट, एस, पॉलन डस्ट, ये सारे जो हैं वो आपके आते हैं। डस्ट पार्टिकल का इंपॉर्टेंस जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन में हमें देखने के लिए मिलता है, बिकॉज द जो डस्ट है वो मान लेते हैं ये आपका एक डस्ट है। ठीक है, ये डस्ट जो है वो आपका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में वर्क करता है और इसके ऑन एंड अराउंड में कंडेंसेशन होता है और क्लाउड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये एग्जैक्ट प्रोसेस जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर में, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ हम NCERT तक ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको 12 बता रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में आप देख सकते हैं ये आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर है किसका, एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है, और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कितने लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, जिसमें पहला ट्रोपोस्फियर होता है, उसके बाद सेट्रोस्फियर होता है, उसके बाद मीजोस्फियर होता है, फिर थर्मोस्फियर और ऊपर एग्जोस्फियर होता है। एग्जोस्फियर की लिमिट एक्सो लिमिट क्या लाती है, 10,000 किलोमीटर पे होती है। हमें उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए डिफरेंट ट्रिक्स हैं, बट उतनी ज़्यादा ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। आप बस ये ध्यान रखेंगे कि मीजोस्फियर आपका मिडिल में आता है, तो इसलिए इसका नाम मीजोस्फियर है। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि थर्मोस्फियर का एक और नाम होता है आइनोस्फियर। वो हम एक एक लेयर जब करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर की बात कर लेते हैं। ट्रोपोस्फियर जो है वो लोअर लेयर है, और इसका जो एवरेज हाइट होती है वो 13 किलोमीटर्स होती है। ये पोल के पास आपको 8 किलोमीटर्स देखने के लिए मिलता है, और जो इक्वेटर के पास है वो 18 किलोमीटर्स देखने के लिए मिलता है। अब इसका रीज़न NCERT में दिया है, तो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे कि जैसे ये सरफेस है,
तो ट्रोपोपॉज क्या होता है कि वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। तो इसका इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर हाइट होना और पोल्स के पास 8 किलोमीटर हाइट्स होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर कन्वेंशनल करंट ड्यू टू वार्म होने की वजह से यहाँ पर कन्वेंशनल करंट ओरिजिन होती है। कन्वेंशनल करंट बहुत ही सिंपल होता है कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं एयर का प्रेजेंस है, वो हॉट होगी तो डेफिनेटली लाइटर बनेगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी। इस कारण से यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक होता है एडियाबेटिक लैप्स रेट। आपको एडियाबेटिक लैप्स रेट समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एडियाबेटिक लैप्स रेट। कि अगर आप 165 अगर आप मीटर्स 165 मीटर्स अगर आप ऑल्टीट्यूड जाते हैं, यानी कि अर्थ के सरफेस से, लेट से आप अभी सरफेस में अर्थ के 165 सेंटीमीटर 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूं कि लेट से ये एक माउंटेन है और इस माउंटेन की जो हाइट है वो लेट से 1650 मीटर्स है और यहाँ पर आपका टेम्परेचर सरफेस पे 20 डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री सेल्सियस, तो अगर आप इसके माउंटेन के पीक पर होंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस 65 में, तो 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर आपको 10 डिग्री सेल्सियस की कमी, यानी यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस की आपको यहाँ पर टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो जोन है, जो ट्रोपोपॉज किसे हम कहते हैं, ट्रोपोपॉज जो है वो एक लेयर है बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड द ट्रोपोस्फीयर। यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए ये मिलता है कि जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस आपका इक्वेटर के पास होता है, -45 डिग्री सेल्सियस पोल के पास होता है। अब यहाँ पर थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इक्वेटर पास कम टेम्परेचर है और पोल्स के पास ज़्यादा टेम्परेचर। आपको समझना होगा कि ट्रोपोस्फियर जो ट्रोपोपॉज है वो मात्र 8 किलोमीटर ऊपर पोल्स के ऊपर होता है, लेकिन अगर इक्वेटर के पास वो 18 किलोमीटर होता है तो उस एडियाबेटिक लैप्स रेट की वजह से आप देखेंगे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी टेम्परेचर क्या होगी, घटती चली जाएगी। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो आपको ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर लेते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर एक इंपॉर्टेंट लेयर है। द रीज़न इज़ दैट आपको इसमें ओजोन लेयर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फीयर का इंपॉर्टेंस ओजोन लेयर के अलावा और भी बहुत सारे होती हैं, जैसे कि यहाँ पर जितने भी आपको फ्लाइट्स देखने के लिए मिलते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपके होती है। द रीज़न इज़ दैट अगर आप जितने भी जो वेदरिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं वो आपको ट्रोपोस्फीयर में देखने के लिए मिलता है। ट्रोपोस्फीयर में हर तरह की वेदर एक्टिविटीज़, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सारा कुछ आपका ट्रोपोस्फीयर में होता है। यही कारण है कि स्ट्रेटोस्फीयर इज़ अ क्लियर लेयर। यहाँ पर ओजोन्स का प्रेजेंस होता है बट उतने क्लाउड फॉर्मेशंस नहीं होते हैं। तो इस कारण से आपको देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी जो आपके फ्लाइट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, वो सारे इसी लेयर में आपके ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा मेसोस्फीयर का इंपॉर्टेंस सिर्फ एक है कि यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर होती है। ठीक है, -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर चली जाती है। ठीक है, फिर मेसोस्फीयर उसके ऊपर वाला लेयर हो जाएगा। आइनोस्फीयर का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से आइनोस्फीयर का प्रेजेंस हुआ, किस तरह से इसका ओरिजिन होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगा, जहाँ पर आपको कुछ नया देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से आखिर आइनोस्फीयर का प्रेजेंस हुआ, आखिर उसमें आयंस आए कहाँ से। द सेकेंड थिंग इज दैट वो आयंस हैं कौन कौन से, उनका रोल क्या क्या है। तो देखिए रोल में तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आप जान सकते हैं कि रेडियो वेव्स को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने में आपको इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। इसके अलावा और आपको एनसीईआरटीज़ में नहीं दी गई हैं, हम उसमें ज़्यादा ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ में एक जो आपको ये दिया है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह से टेम्परेचर जो है, देखिए आपका पहले ट्रोपोस्फियर में वो कम होता है, उसके बाद फिर देखिए ओजोन जैसे लेयर आता है उसके बाद धीरे धीरे वो इंक्रीज़ करता है, फिर मीजोस्फियर में वो फिर से कम होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर मीजोस्फियर में तो वो सबसे ज़्यादा कम होता है। मीजोस्फियर -100 डिग्री सेल्सियस के ऑलमोस्ट पहुँच जाता है। और उसके बाद आप थार्मोस्फियर के बाद देखें कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ तक कि पूरा एक्सोस्फियर तक भी वो आपका इंक्रीज़ होता है। ठीक है, फिर उसके लास्ट जो आपका आ जाता है एक्सोस्फियर। तो देखिए एक्सोस्फियर एक हाईएस्ट लेयर है, इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर अगला जो एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट है उसे हम चैप्टर नंबर 9, 10th और 11th में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस फटाफट देख लेते हैं हम लोग। द गैसेस कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्सन, इनमें से कौन सा है, तो नाइट्रोजन। मैं आपको इसमें ऑप्शन बना के देता हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसमें तो बी हो गया आंसर। ये दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं देता है और यहाँ पर हीलियम और नियॉन दे देता है।
ठीक है, आपको दे देता है हीलियम और नियॉन, और पूछा जाएगा एग्जाम में कि किसका मेजर फोर्सन है, तो आपको ध्यान रखना होगा आर्गन, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये गलती नहीं करनी, आर्गन आपको क्लिक करना है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में सबसे कम किसका होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हीलियम का क्या होता है, वो सबसे कम होता है। हीलियम से ज़्यादा नियॉन का होता है, नियॉन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ये जो पूरा है ना, वो आपको पूरा जो क्रोनोलॉजी के अनुसार अगर है तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसा वो क्रोनोलॉजी से पता होना चाहिए, NOA नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CNH कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, KXH क्रिप्टो, जेनॉन और हाइड्रोजन। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो एटमॉस्फेरिक लेयर जो इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए, ट्रोपोस्फियर, सारे जो इवेंट्स हैं वो यहीं होते हैं। इसके अलावा सी सॉल्ट, पॉलन, ये सारे क्या हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स हम लोग डिस्कस किया। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया के रूप में वर्क करती है, यहाँ पर क्लाउड्स का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। ऑक्सीजन नेग्लिजिबल है 120 किलोमीटर्स तक। ऑक्सीजन का किस तरह से, आप अगर अर्ली एटमॉस्फेयर में देखेंगे, मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है कि अर्ली एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे तो अर्ली एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ही कम था, ट्रेसेस में आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आज आप देखेंगे तो एक मेजर पोर्शन 21% या आप कहें तो 20.95% आपको देखने के लिए मिलता है। तो आखिर ये लेवल बढ़ा कैसे, वो भी हम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए। देखिए, इनकमिंग के लिए ट्रांसपेरेंट है और ओपेक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, और अगर नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे भी इसी प्रकार से लेक्चर्स आते रहेंगे। पीडीएफ्स के लिए आप सिंपली एस डिफेंस एग्जाम्स जो है वो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वो आपके लिए यूज़फुल होगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट। इसी तरह से 10 मिनट्स के लेक्चर आपके आगे आते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।